Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is two plant species discovered in Kerala. दो plant के species को discover किया गया केरला से. Researchers have reported two new plant species from the biodiversity rich Western Ghat region in Thiruvananthapuram and Wayan district. जो रिसर्चर्स है उन्होंने रिपोर्ट किया है दो न्यू प्लांट के स्पीसीज को बायोडाइवर्सिटी रिच वेस्टर्न घाट के रीजन से तिरुवनंतपुरम और वायन डिस्ट्रिक्ट से. दे हैव बीन क्रिस्टन फिम्ब्रिस्टिल सुनीली एंड नियोनाटिस प्रभुई. ये जो है इनको क्रिस्टन किया गया है फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली एंड नियोनाटिस प्रभुई के तौर पे. कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रासलैंड ऑफ पोनमुडी हिल्स तिरुवनंतपुरम. Fimbristil Suni has been named after plant taxonomist C.N. Sunil. It has been provisionally assessed as data deficient under the IUCN Red List category. इसको कलेक्ट किया गया था जो ग्रासलैंड है पोनमुडी हिल्स तिरुवनंतपुरम के वहां से. फिम्ब्रिस्टिल सुनी का नाम जो है प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट सीएन सुनील के नाम पर रखा गया है. ये सब है प्रोविजनली जब इसको एसेस किया गया था तो डाटा डेफिशिएंट कहा गया था इसको आईयूसीएन के रेड लिस्ट कैटेगरी पे. इसका डाटा जो है वो डेफिशिएंट है. Neonotis prabhui has been discovered in the Chembra Peak grassland of Wayanad. It hails from the family Rubeckia and grows on high altitude grassland. It has been categorized data deficient. और जो नियोनोटिस प्रभुई है इसको डिस्कवर किया गया है चेम्बरा पिक ग्रासलैंड में वायनेंट के. ये जो है बिलोंग करता है फैमिली रुबिकिया को और ये ग्रो करते हैं हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड पे. इसको भी कैटेगराइज किया गया है डाटा डेफिशिएंट में, मतलब इसका भी डाटा जो है वो डेफिशिएंट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आस्पा. तो इसके बारे में हम जानेंगे, पहले भी कई बार इसको कंसीडर कर रखा है हम लोगों ने. नागालैंड विल कंटिन्यू टू बी अ डिस्टर्ब एरिया फॉर अनदर 6 months अंडर द आस्पा एज द कंडीशन ऑफ द स्टेट रिमेन डेंजरस. A move which comes amid growing clamor for withdrawal of the special power to the armed forces, especially after the death of 14 civilians earlier this month in a case of mistaken identity. नागालैंड जो है वो कंटिन्यू एक डिस्टर्ब एरिया है अनदर 6 month के लिए अंडर आस्पा के. एक कंडीशन है जो स्टेट है वो अभी भी डेंजरस है. एक मूव लिया गया है जबकि ग्रोइंग क्लेमर बढ़ रहा था कि विड्रॉ किया जाए ये स्पेशल पावर को आर्म फोर्सेस का, स्पेशली जब डेथ हुआ था 14 सिविलियंस का मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण. द स्टेट हैड बीन अंडर द कंट्रोवर्शियल आस्पा सिंस 1958. और जो स्टेट है वो कंट्रोवर्शियल आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत है सिंस 1958 से. आप समझ सकते काफी लंबा टाइम हो गया है. बैकग्राउंड को हम समझते हैं इसके. The center has recently decided to constitute a committee to study the possibility of withdrawing the Armed Forces Special Power Act ASPA from the state. सेंटर ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि वो कंस्टिट्यूट करेंगे कमिटी को जो कि स्टडी करेगा पॉसिबिलिटी को विड्रॉ करने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आस्पा को स्टेट से. द कमिटी वुड सबमिट इट रिपोर्ट विद इन 45 days. और ये जो कमिटी है ये सबमिट करेंगे इसके रिपोर्ट को विद इन 45 days में. द विड्रॉल ऑफ द डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन and the ASPA from Nagaland will be based on the recommendation of the committee. वो जो विड्रॉल होगा डिस्टर्ब एरिया के नोटिफिकेशन को लेके आस्पा का नागालैंड से ये बेस्ड होगा रिकमेंडेशन के ऊपर इसी कमिटी के. आस्पा का मतलब होता क्या है, सिंपल टर्म्स में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है ये आर्म फोर्स को पावर देता है कि वो मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब एरिया पे. पावर गिवन टू आर्म फोर्सेस, क्या पावर दिया गया है आर्म फोर्सेस को. They have the authority to prohibit a gathering of 5 or more persons in an area, can use force or even open fire after giving due warning if they feel a person is in contravention of the law. उनके पास अथॉरिटी होता है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं गैदरिंग को 5 या उससे अधिक पर्सन का एरिया पे. वो यूज कर सकते हैं फोर्स को या ओपन फायर भी कर सकते हैं वार्निंग देने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है लॉ से. तो if reasonable suspicion exists, the army can also arrest a person without a warrant, enter or search premises without a warrant and ban the possession of firearms. और अगर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है तो आर्मी जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को बिना कोई वारंट के, इंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं प्रेमिसेस को बिना कोई वारंट के और बैन कर सकते हैं पोसेशन को फायर आर्म्स का. Any person arrested or taken into custody may be handed over to the officer in charge of the nearest police station along with report detailing the circumstances that led to the arrest. और कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसको कस्टडी में लिया गया उसको हैंड ओवर किया जाता है ऑफिसर इंचार्ज को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट किया जाता है जो डील कर रहा है सर्कमस्टेंसेस को उसके अरेस्ट को लेके. व्हाट इज अ डिस्टर्ब एरिया एंड हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इट. क्या होता है डिस्टर्ब एरिया और किसके पास अधिकार है डिक्लेयर करने का इसको कि ये डिस्टर्ब एरिया है. A disturbed area is one which is declared by notification under Section 3 of the ASPA. An area can be disturbed due to difference of dispute between members of different religion, racial, language or regional group or caste or communities. जो disturbed area है
उसको डिक्लेयर किया जाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से। सेक्शन 3 के अंतर्गत आसपा के जो एरिया है वो डिस्टर्ब है डिफरेंस ऑफ डिफ्यूज के कारण, मेंबर्स के बीच में, डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप के बीच में, कास्ट के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, ये सारे रीजन है जिसके कारण डिफरेंस या डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, तो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। The central government or the governor of the state or administrator of the union territory can declare the whole or part of the state or union territory as a disturbed area। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नर है स्टेट के व एडमिनिस्ट्रेटर के यूनियन टेरिटरी के, वो डिक्लेयर कर सकते हैं पूरा या पार्ट को स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, कि वो डिस्टर्ब एरिया है। Has there been any review of the act? क्या कोई रिव्यू हुआ इस एक्ट का? On November 19, 2004, the central government appointed a 5-member committee headed by Justice BP Jeevan Reddy to review the provision of the act in the northeastern state। नवंबर 19, 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एक 5 मेंबर के कमेटी को, जिसको हेड किया गया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा, ताकि ये रिव्यू करे जो प्रोविजन है इस एक्ट का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। The committee submitted its report in 2005, which included following recommendation। और जो कमेटी था इसने सबमिट किया था अपने रिपोर्ट को 2005 में, जिसमें इंक्लूड किया गया था इन सारे रिकमेंडेशन को। तो हम इस रिकमेंडेशन को देखते हैं। आसपा शुड बी रिपील एंड अप्रोप्रिएट प्रोविजन शुड बी इंसर्टेड इन द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। आसपा को रिपील करना चाहिए और अप्रोप्रिएट प्रोविजन को इंसर्ट करना चाहिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 पे। Unlawful Activity Act should be modified to clearly specify the power of armed forces and paramilitary forces। जो अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है उसको मॉडिफाई करना होगा, क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा जो पावर है आर्म फोर्सेस के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। ग्रीवेंस सेल शुड बी सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट वेयर द आर्म फोर्सेस आर डिप्लॉयड। और जो ग्रीवेंस सेल है उसको सेटअप करना होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आर्म फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है। ये सारे रिकमेंडेशन आए थे रिपोर्ट में 2005 के समय पे। तब समझ सकते हैं उस समय जो था टेन्यूर किस गवर्नमेंट का था, उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन इस गवर्नमेंट के टेन्यूर पे वो प्रेशर बना रहे हैं कि इसको लागू करना चाहिए, इसको विड्रॉ करना चाहिए। तो ये सारा पॉलिटिकल हुआ है। The fifth report of the second Administrative Reform Commission on the Public Order has also recommended the repeal of ASPA। और जो 5वां रिपोर्ट था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का पब्लिक ऑर्डर को लेकर, उसमें भी रिकमेंड किया गया था कि रिपील किया जाए आसपा को। नागा पीपल मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट केस 1997 वर्डिक्ट लेट डाउन द गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ आसपा। जो नागा पीपल मूवमेंट था ह्यूमन राइट को लेके और यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था 1997 का, उसमें कुछ गाइडलाइंस बताया गया है यूज करने के लिए आसपा को। तो वो गाइडलाइंस क्या ये हम जानते हैं। तो जो 1997 का जजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जिसको हेल्ड किया गया था अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1 के अंतर्गत आसपा के, कि यूज किया जा सकता है डेडली फोर्सेज को इम्प्लॉयड ओनली सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पे ही। जो कोर्ट है उसने नोट किया था कि जो पावर है जिसके कारण डेथ जो कि रिलेटेबल है मेंटेनेंस के लिए पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्ब एरिया पे, वो किया जाएगा डेफिनेट सर्कमस्टेंसेस पे ही। दिस प्रीकंडीशन इंक्लूड डिक्लेरेशन बाय ए हाई लेवल अथॉरिटी दैट एन एरिया इज डिस्टर्ब। द ऑफिसर कंसर्न डिसाइड टू यूज डेडली फोर्सेस ऑन द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, बट ही हैज टू गिव ड्यू वार्निंग फर्स्ट। ये जो प्रीकंडीशन है इसमें इंक्लूड किया गया था कि डिक्लेयर करना होगा कि हाई लेवल अथॉरिटी के द्वारा कि ये जो एरिया है ये डिस्टर्ब है। जो ऑफिसर कंसर्न होंगे वो डिसाइड करेंगे कि यूज करना जो है डेडली फोर्स को, यही एक लॉट ऑफ ओपिनियन बचा और ये जरूरी है मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को, और उनको जो है वो ड्यू वार्निंग देना होगा पहले, उसके बाद ही वो एक्शन ले सकते हैं। द पर्सन अगेंस्ट हुम द एक्शन वाज टेकन बाय द आर्म फोर्सेस शुड हैव बीन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ और ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द डिस्टर्ब एरिया। और जो पर्सन है जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया है आर्म फोर्सेज के द्वारा, वो एक्ट कर रहा हो कॉन्ट्रावेंशन में किसी भी लॉ के, वो काम कर रहा हो डिस्टर्ब एरिया पे उसके अपोजिट, तो उसके खिलाफ ये लिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट अलाउ वुमेन टू टर्मिनेट 28 वीक प्रेगनेंसी। हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन को कि वो टर्मिनेट कर सकती है 28 वीक की प्रेगनेंसी को। तो हम जानेंगे इसके मैटर को, ये क्या मैटर है सारा। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज परमिटेड a 28 वीक प्रेग्नेंट वुमेन टू अंडरगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी। तो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने परमिट कर दिया है 28 वीक प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकती है सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी के कारण। व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल? हाई कोर्ट ने क्या रूल किया है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ए मैटर ऑफ राइट। जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये एक मैटर है राइट का। द हाई कोर्ट सेड दैट वुमेन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी ड्यू टू फीटल एबनॉर्मेलिटी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो वुमेन है उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, जो उनका अधिकार है डिसीजन लेने का कि वो कंटिन्यू करना चाहती है व नहीं कंटिन्यू करना चाहती है प्रेगनेंसी को फीटल एबनॉर्मेलिटीज के कारण। High Court ruled that reproductive choice is a dimension of personal liberty that is enshrined in Article 21 of the Constitution। और हाईकोर्ट ने रूल किया है कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है ये डायमेंशन है पर्सनल लिबर्टी का, और ये इंश्राइंड है आर्टिकल 21 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है। It is stated that allowing the pregnancy to continue would have a
deleterious impact on the petitioner mental health। और उन्होंने ये भी कहा है कि अलाउ करना प्रेगनेंसी को कि वो कंटिन्यू करे, इसका डेलेटेरियस इम्पैक्ट पड़ेगा पिटिशनर के मेंटल हेल्थ के ऊपर। द पिटिशनर कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रीडम टू टेक ए डिसीजन टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी इन व्यू ऑफ द मेडिकल बोर्ड ओपिनियन। और जो पिटिशनर है उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता फ्रीडम से डिसीजन लेने से कि वो कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं कंटिन्यू करना चाहती है प्रेगनेंसी को मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेने के बाद। व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट? ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये है क्या? तो सबसे पहले हमको इसको समझना होगा। एबॉर्शन इन इंडिया हैज बीन लीगल अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस फॉर द लास्ट 50 ईयर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एमटीपी एक्ट इन 1971। जो एबॉर्शन है इंडिया पे वो लीगल है वेरियस सर्कमस्टेंसेस पे लास्ट 50 ईयर्स से, जब से इंट्रोड्यूस किया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को 1971 में। The act was amended in 2003 to enable women accessibility to safe and legal abortion services। और इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2003 में ताकि इनेबल किया जा सके वुमेन को एक्सेसिबल बनाया जा सके सेफ और लीगल एबॉर्शन सर्विसेज को। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज परमिटेड फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन अप टू 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज डिटेल्ड बिलो। और इस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का उसको परमिट किया गया है ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन में अप टू 20 वीक्स तक जेस्टेशन के, उसके बारे में नीचे बताया गया है। अगर खतरा होगा मदर को तब। व्हेन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और कुड कॉज ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर कंटिन्यू करना प्रेगनेंसी को खतरा है मां के लिए तो और या ग्रेव इंजरी हो सकता है उनके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को, तो परमिट किया जा सकता है टर्मिनेशन को। चाइल्ड में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट चाइल्ड इज बोर्न और डेड वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज। और अगर सब्सटेंशियल रिस्क हो कि जो चाइल्ड है जिसका जन्म होगा वो सीरियसली हैंडीकैप हो सकता है, वह फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तब परमिट किया जा सकता है। अगर रेप सर्वाइवर है तो जो प्रेगनेंसी है रेप सर्वाइवर का, तो उसमें मेंटल हेल्थ में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वुमेन का, तो ये उनके ऊपर है कि वो कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अगर फेलियर के कारण होता है कॉन्ट्रासेप्शन के तो प्रेगनेंसी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के कारण होता है यूज अगर किया गया मैरिड वुमेन के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा, तो इसके कारण ग्रेव इंजरी होता है मेंटल हेल्थ पे वुमेन का, तो इस कारण भी परमिट किया गया है। कंडीशन क्या है अबॉर्शन के लिए? तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो स्पेसिफाई करता है कि कौन टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, कब तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है और कहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे ओपिनियन जो है फॉर्म किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो प्रेगनेंसी है वो रिस्क है लाइफ को लेकर प्रेग्नेंट वुमेन का, वह इससे बहुत ज्यादा इंजरी हो सकता है उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। तो अगर प्रेगनेंसी एक्सीड करता है 20 वीक से लेकिन 24 वीक से कम है तो टर्मिनेशन परमिसिबल है। ओपिनियन में 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के आप लेके करा सकते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो फिर प्रॉब्लम है। रिसेंट केस में क्या था, जो वुमेन है उसने कंप्लीट कर लिया था 28 वीक के प्रेगनेंसी को, तो इस कारण कोर्ट के द्वारा करना पड़ा ये फैसला को। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये नहीं परमिट करता है प्रेगनेंसी को बियॉन्ड 24 वीक्स के, इसलिए उसको कोर्ट के पास जाना पड़ा। बहुत सारे एनोमलीज है जो कि पाए गए हैं फीटस के हार्ट में फीटल ईसीजी के दौरान। कि इश्यू क्या है, डिफर करता है ओपिनियन जो कि अलाउ करता है अबॉर्शन को। एक ओपिनियन है कि जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो चॉइस है प्रेग्नेंट वुमेन का और उसका अधिकार है रिप्रोडक्टिव राइट का। दूसरा जो है कहता है कि एक ऑब्लिगेशन है प्रोटेक्ट करना लाइफ को, इसलिए प्रोवाइड करना चाहिए प्रोटेक्शन फीटस को भी। पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज में जो है अलग अलग कंडीशन है, टाइम लिमिट है अलाउ करने के लिए अबॉर्शन को फीटल हेल्थ के अनुसार, रिस्क के अनुसार प्रेग्नेंट वुमेन के। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक्सेस है एबॉर्शन फैसिलिटी का वो लिमिटेड है, सिर्फ लेजिस्लेटिव बैरियर के कारण ही नहीं बल्कि फियर ऑफ जजमेंट के कारण भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ये इंपेरेटिव है कि हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करे, सेंसिटाइज हो इस सेंसिटिव टॉपिक को लेके, ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्रेशनेट अप्रोच ले एबॉर्शन को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसस एंड एनपीआर। तो हम जानेंगे सेंसस और एनपीआर के बारे में, पहले भी इसको कंसीडर कर रखा है हम लोगों ने। जो पहला फेज है सेंसस का और कलेक्शन का डिटेल का अपडेट करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को उसको पोस्टपोन कर दिया गया है सितंबर तक के लिए। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेंसस के लिए, फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुकास, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा एटलीस्ट 3 months प्रायर इज अ प्री रिक्वेसाइट फॉर कंडक्शन ऑफ दिस सेंसस। फ्रीज करना बाउंड्री लिमिट को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए, बाउंड्री जो है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा का कम से कम 3 month प्रायर के ये प्री रिक्वेसाइट है कंडक्ट करने के लिए सेंसस को। जो सेंसस है 2021 का, जिसमें सारे चेंजेस जो है जनवरी 1, 2010 से अप टू डेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज फॉर सेंसस 2011 के किए गए थे, अप टू डेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज फॉर फर्स्ट कमिंग एक्सरसाइज के लिए इसको कंसीडर किया गया फाइनलाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को। सेंसस जो है ये प्रोवाइड करता है एक इन्फॉर्मेशन को साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक
डेमोग्राफिक और अदर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्री के पॉपुलेशन का। जो सेंसस था इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो के द्वारा 1872 में। इसने मदद किया था फ्रेम करने में न्यू पॉलिसी को, गवर्नमेंट प्रोग्राम को, अपलिफ्ट करने में एरियाज को, इम्प्रूवमेंट को, कम्युनिटी का। तो पहला सिंक्रोनस सेंसस था भारत का, वो आपका 1881 में हुआ था। उसके बाद से सेंसस जो है वो अनइंटरप्टेबिलिटी हर एक 10 साल में हुआ है। हु कंडक्ट सेंसस, सेंसस को कौन कंडक्ट करते हैं? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट करने का डेसेनियल सेंसस को, ये आपका ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के पास है भारत के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सेंसस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। और जो सेंसस है ये एक मोस्ट क्रेडिबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का इन सब चीजों का। सेंसस के द्वारा आपको डेमोग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, लिटरेसी एंड एजुकेशन, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एमिनिटी, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंग्वेज, इन सब के बारे में पता चलता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है सेंसस का? ऋग्वेदा रिवील दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन ड्यूरिंग 800 to 600 BC इन इंडिया। ऋग्वेदा भी रिवील करता है कि कुछ काइंड का जो था पॉपुलेशन काउंट ये मेंटेन किया गया था 800 से 600 BC के दौरान भी भारत में। Earth by Kautilya written in the 3rd century BC prescribed the collection of population statistic as a measure of state policy for taxation। और जो अर्थशास्त्र कौटिल्या का जिसको लिखा गया था 3rd century BC में, ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि जो कलेक्शन था पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक का किया जा रहा था एक मेजर के तौर पे, ये एक स्टेट पॉलिसी था टैक्सेशन के लिए। During the regime of Mughal King Akbar, the administrative report N.A. Akbari included comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics। और जो रिजाइम था मुगल किंग अकबर का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट था एनी अकबरी, उसमें भी इंक्लूड किया गया था कम्प्रिहेंसिव डाटा को, जो कि पर्टेन कर रहा था पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ और बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाउ इज एनपीआर डिफरेंट फ्रॉम सेंसस? ये एनपीआर कैसे अलग है सेंसस से? The objective of NPR is to create a comprehensive identity database of every usual resident in the country and it is mandatory for every usual resident of India to register in the NPR। जो ऑब्जेक्टिव है एनपीआर का कि वो क्रिएट करे एक कम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस को हर एक यूजुअल रेसिडेंट के लिए कंट्री के, और ये मैंडेटरी है हर एक यूजुअल रेसिडेंट के लिए भारत के कि वो रजिस्टर करे खुद को एनपीआर के अंतर्गत। While similar data is collected through census, according to Section 15 of the Census Act 1948, all individual level information collected in census is confidential and only aggregated data are released at the various administrative level। तो सिमिलर डाटा उसको कलेक्ट किया जाता है सेंसस के माध्यम से, लेकिन जो सेक्शन 15 है सेंसस एक्ट 1948 का, सारे इंडिविजुअल लेवल इन्फॉर्मेशन जिसको कलेक्ट किया जाता है सेंसस के दौरान वो कॉन्फिडेंशियल होता है और सिर्फ एग्रीगेटेड डाटा को ही रिलीज किया जाता है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। जो एनपीआर है उसको पहली बार कंपाइल किया गया था 2010 में, अपडेट किया गया था 2015 में, और ये जो है ऑलरेडी एक डाटाबेस है 119 करोड़ रेसिडेंट का। हु इज यूजुअल रेसिडेंट? कौन यूजुअल रेसिडेंट है? एक जो यूजुअल रेसिडेंट है इसको डिफाइन किया गया है पर्पज में एनपीआर के कि वो पर्सन होंगे जो रिसाइड कर रहे हैं किसी भी लोकल एरिया पे 5-6 मंथ से, और पर्सन जिनका इंटेंशन ये है कि वो रिसाइड करेंगे उस एरिया पर नेक्स्ट 6 मंथ में व उससे ज्यादा के लिए, तो वही यूजुअल रेसिडेंट कहलाएंगे वहां के। क्रिटिसिज्म क्या है एनपीआर को लेके? बहुत सारे अपोजिशन रूल स्टेट जो है उन्होंने अपोज किया है अपडेशन को एनपीआर का इस लिंक से कि जो प्रपोज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है एनआरसी है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है सीए। इस कारण अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल फ्रेम इन द ईयर 2003, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कंपाइलेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन और एनआरसी। और जो सिटीजनशिप रूल जिसको फ्रेम किया गया था 2003 पे, एनपीआर जो था वो पहला स्टेप था कंपाइल करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन और एनआरसी को। ये आप देख सकते हैं कि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। एनपीआर जो है आपका एक पैन इंडिया एक्सरसाइज है जो कि एक्सक्लूड करता है आसाम को, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे इनर लाइन परमिट वाला जो है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो अलग चलता है इसका, ये जो है रिगार्डलेस देश प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ से कोई मतलब नहीं है। वो यूजुअल रेसिडेंट जो है मदर और फादर और उसका जो आइडेंटिटी डिटेल है जैसे कि आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी से हो जाएगा। जो यूजुअल रेसिडेंट है उसको डिफाइन किया गया है वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि रिसाइड कर रहे हो किसी भी एरिया में 5-6 मंथ और उनका इंटेंशन हो कि वो रिसाइड करेंगे उस एरिया पे नेक्स्ट 6 मंथ व उससे अधिक के लिए। डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा रिस्पोंडेंट के द्वारा। कोई भी प्रूफ जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी डिटेल जो है वो वॉलेंट्री है। पैन डिटेल जो नहीं लिया जाएगा, कोई भी बायोमेट्रिक को नहीं कलेक्ट किया जाएगा, और जो सेम है वो सोर्स है यूआईडीआई के पास भी अगर जरूरत पड़ता है आधार के लिए। तो एनपीआर को लास्ट प्रिपेयर किया गया था 2010 में सेंसस 2011 के अनुसार, उसके बाद अपडेशन हुआ था इसमें 2015 में। तो ये पहली बार नहीं है कि एनपीआर किया जा रहा है, बस इसको मिसगाइड किया जा रहा है पब्लिक को ताकि पब्लिक इसमें पार्टिसिपेशन ना करे। ये अपोजिशन का बस एक बोलते हैं ना मकसद।
गुमराह करना, बस वो है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।